इसराइल का हस्तक्षेप मतलब पूरे यहूदी समुदाय का हस्तक्षेप और दुनिया के पैमाने पर यह ग्रुप बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है और तरह-तरह की सत्ताओं पर जगह-जगह पर इसका व्यापक हस्तक्षेप है। अभी आपने कहा कि ट्रंप को हटाओ, इस अभियान में लग गए हैं मस्त, तो यह तो बात कहीं से होता नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी आसानी से उसको हटाने की तो कोई बात बन नहीं सकती है। लेकिन खैर, इतना तो निश्चित है कि ट्रंप आए हैं, जैसे भी आए हो, अब वो आकर के वहाँ कुर्सी पे जम गए हैं और उन्होंने पूरे अमेरिका की विदेश नीति को, अमेरिका की गृह नीति को, अमेरिका की अर्थनीति को अपने मकड़जाल में फांस रखा है। जिस तरीके से उन्होंने भारत-पाक के बीच में अपना कह रहे हैं कि हमने समझौता कराया और न तो उनको पाकिस्तान मानने के लिए तैयार है, न तो भारत मानने के लिए तैयार है और सच तो यह है कि पाकिस्तान जो उनका मित्र हुआ करता था, उनका सबसे कट्टर समर्थक हुआ करता था, अंधभक्त हुआ करता था, उस पर भी आज की तारीख में चीन और रूस का प्रभाव ज़्यादा है। तो इस तरीके से अमेरिका को तो पूरा मस्त ने अपने मकड़जाल में फँसा रखा है। क्या यह बात सच है? हम चाहेंगे आफ्ताब कमल पाशा जी अपनी बात रखें। जी, धन्यवाद। शुक्रिया मुझे निमंत्रण देने के लिए, आपके चैनल में बोलने के लिए। देखिए, कुछ अहम चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एलन मस्क और ट्रंप का जो तसादुम चल रहा है। और उसके पहले मैं 1-2-3 चीज़ें जो मोदी को निमंत्रण मिला है अब मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उसको लेके। देखिए 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पे चर्चा हुई कई दिनों से जब से निमंत्रण नहीं मिला, जबकि ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन को G7 में भाग लेने के लिए गया था। एक तो था हरदीप सिंह निज्जार के हत्या के मामले में, जो पिछले कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पे आरोप लगाया था कि ये भारत का इसमें हाथ है बोल के। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था और भारत से आग्रह किया था कि भारत इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे और जो भी दोषी हैं उनको सजा देने के लिए उन्होंने डिमांड किया था। दूसरी बात यह है कि कनाडा के साथ जब हम डिप्लोमैट्स को एक्सपेल करे तो कनाडा काफी नाराज था, उन्होंने भी हमारे डिप्लोमैट्स को वहां से भगा दिए। तो इस मामले को लेके शायद गिव एंड टेक हुआ होगा कि रिलेशंस हम बहाल कर सकते हैं, जो डिप्लोमेट्स एक्सपेल हुए थे उसको दोबारा से आप तैनात कर सकते हैं, भेज सकते हैं कैनेडियन हाई कमीशन को दिल्ली में और भारत के हाई कमीशन ओटावा में बोल के। तीसरा यह है कि इस तनाव के कारण भारत और कनाडा के बीच में जो ट्रेड है, कनाडा काफी महत्वपूर्ण देश है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वो काफी कम हो गया था और कनाडा भी नाराज था कि उनकी कंपनियों पे भी इनडायरेक्टली बैन लगा दिया गया है। तो इन तीनों मामले में, खालिस्तानी मामले में भी कुछ लेन देन का बात हुई होंगी, डिप्लोमेट्स को एक्सचेंज करने के बारे में लेन देन होगी और ट्रेड के बारे में भी कुछ गिव एंड टेक हुआ होगा बिहाइंड द सीन। अभी तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों के बारे में प्रेस में आएगा और यही हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में जो है कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, परमानेंट दोस्त नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। तो भारत के इंटरेस्ट में है कि कनाडा के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखें और कनाडा भी यही चाहता है, क्योंकि हजारों के लाखों की तादाद में भारत के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं, वो परेशानी में थे और उनके माँ बाप कई लाख रुपए खर्च करके वहां भेजे हैं पढ़ने के लिए वगैरह सब। तो ये स्टूडेंट का आना जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए और डिप्लोमेट्स का होना हाई कमीशन में ये इन सब ट्रेड को और दूसरे इश्यूज को हैंडल करने के लिए वो भी जरूरी है। और खालिस्तान के इशू में भी भारत चाहता है कि ये नई हुकूमत कार्नी की कोई ठोस कदम उठाए। शायद उम्मीद यह है कि मार्क कार्नी इसके बारे में कुछ कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं
जैसा भारत में गाजा को लेके या दूसरे मामलों में लेके डेमोन्स्ट्रेशन बैन कर दिए गए हैं, सेमिनार नहीं कर सकते या प्ले कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते या ट्वीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से करनी जो है सिख ग्रुपों के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। वो लिबरल डेमोक्रेसी है, वो सिख ग्रुप जरूर सड़कों पे आएंगे, नारेबाजी करेंगे, ब्लैक लेबल लगाएंगे और पोस्टर्स लगाएंगे वगैरह सब। तो इस मामले में मार्क करनी उन पे कुछ खास कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका अधिकार है, राइट है प्रोटेस्ट करने का और उनको कुचल नहीं सकते वहां की हुकूमत। तो ये बहुत पेचीदा मामला है और लेकिन वहां जाना मेरे ख्याल से, मैं पहले सोचता था कि अगर देर से निमंत्रण आता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाना, लेकिन मैं पुनर्विचार करके मैं अब ये मानता हूं कि वहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। हालांकि देर से निमंत्रण मिला है क्योंकि इतने सारे महान लीडर वहां साथ, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटाली और जापान के लीडर्स आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स लीडर, ब्राजील वगैरह सब आ रहे हैं। तो इनसे मिलना, बातचीत करना भारत के हित में है। कुछ ना कुछ नई नई बातचीत निकलती है, चाहे वो कनाडा के साथ हो, अमेरिका के साथ हो या दूसरे देशों के साथ है। तो बातचीत करना, इस शिखर सम्मेलन में शामिल होना भारत के हित में है और भारत का इमेज भी बढ़ता है इससे, क्योंकि भारत की बात भी गंभीरता से सुनेंगे इन लीडरों बोल के। यही मेरा कहना है भारत और कनाडा के बीच में। जहां तक आपने जो इलॉन मस्क का सवाल उठाया है, देखिए ये इतनी जल्दी उभर के इन दोनों में शोडाउन होगा या प्रॉब्लम्स होंगे बोल के कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस तरीके से 1 साल से ज्यादा कैंपेनिंग में इलॉन मस्क ने इतने पैसे लगाए ट्रंप के इलेक्शन में, $300 मिलियन से ज्यादा, और उनका एक्स या ट्विटर जो पहले हैंडल था उतना इस्तेमाल करे ट्रंप को जिताने के लिए इलॉन मस्क, कि अमेरिका के हिस्से में इसका कोई सवाल ही नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में पैमाने पे इन्होंने ट्रंप को जिताने के लिए कोशिश करके जिताए। मेरे ख्याल से ये ट्रंप जो है बहुत ही अनग्रेटफुल है और जो इलॉन मस्क ने जो मेहनत करके लोगों को बनाने की जो कोशिश करे ट्रंप को वोट करने के लिए, अब प्रेसिडेंट बन गए बाद उनके पीछे पड़ गए हैं। हालांकि जो काम उन्होंने किया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ डॉज के तरह जो हजारों के कर्मचारियों को डिसमिस जो करे हैं, तो एक ट्रंप के बोलने पे वो करे हैं वो, क्योंकि उनका कर्ज बढ़ता जा रहा था। अब वो तारीफ कर रहे हैं कि अपने आप की तारीफ कर रहे हैं कि हमने $2.4 ट्रिलियन की बचत की है। ये सब बेकार में खर्चा कर रहे थे और इलॉन मस्क ने इनको सब टाइट करके इतने बिलियंस एंड ट्रिलियंस बचाए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है बोल के अपने आप को थपथपा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं सबके सामने। और इलॉन मस्क के साथ पूरी ओपन झड़प हो गई है। लेकिन इस पूरे इस मामले में आपने जो इशारा दिया कि इलॉन मस्क को हटाने का वगैरह, देखिए हटाना तो मुश्किल है क्योंकि पॉपुलर मैंडेट से आए हैं, लेकिन दूसरे तरीके से प्रेसिडेंट को, ट्रंप को हटाना चाहते हैं और वो है इजरायली लॉबी, जूइश लॉबी, क्योंकि वो अब धीरे धीरे उनके दिमाग में जा रहा है कि ट्रंप जो हम चाहते थे वो करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो उनके खिलाफ होके गाजा में सीज फायर लाना, डायरेक्टली हमास से बातचीत करवाना, और जो सबसे बड़ी बात है कि नेतन्याहू को बुला के उनको जलील करना पूरी दुनिया के सामने कि हम डायरेक्टली ईरान से बात कर रहे हैं, जो कि इजराइल नहीं चाहता था। और 5 बार जो नेगोशिएशंस हुए उसमें इजराइल टांग अड़ा रहा है कि कंप्लीट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज को स्क्रैप करना है, डिसमेंटल करना है बोल के।
जो कि स्टीव विटकॉफ ने उन्होंने पहले ही कहा था कि मिनिमम जो है 3.67 मेडिसिन और रिसर्च के लिए, उसके लिए आप एनरिच कर सकते हैं। लेकिन खुद ईरान ने वादा किया था कि हम बम नहीं बनाएंगे और 60% करने की हमें कोई जरूरत नहीं जब हम बम नहीं बनाना चाहते थे बोल के। तो जो अटकलें पहले बताई जाती थी कि ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि अगर उनके ऊपर हमला होता है, उनको मार दिया जाता है, तो ईरान को दोषी पाया जाता है, ईरान ही काम कर सकता है बोल के। तो अब ये धीरे धीरे जो है इजराइल का निशाना ट्रम्प को खत्म करने का या रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इजराइल को ट्रम्प ने साफ अक्षर में कहा, अल्फाज में कहा कि आप अब हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ और मुमकिन है एक एग्रीमेंट हो जाएगा बोल के। इजराइल को खतरा है कि अगर उनके टर्म्स और कंडीशन के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ ईरान के साथ, तो ईरान अमेरिका जो है ट्रम्प फ्लेक्सिबल अप्रोच बना के कोई इंटरिम एग्रीमेंट साइन कर दिया तो इजराइल हमला नहीं कर सकेगा ईरान पे। तो हमला नहीं करना बोल के ताकीद किया था ट्रम्प नेतन्याहू को। लेकिन जो है नेतन्याहू अब बेसब्री से वो इंतजार कर रहा है कि ईरान पे कब हमला करना है और अगर दोबारा रिएक्शन ईरान करता है जवाबी हमले में इजराइल पे, तो तब अमेरिका को इन्विटेशन देके डिफेंड करने के लिए नेतन्याहू अपना चालाकी इस्तेमाल करेगा, जो कि ट्रम्प नहीं चाहता। तो ये असल बात यही है कि इजराइल को जो है टाइट लीश जो बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बागडोर डाल के गले में जो है नेतन्याहू के बागडोर डाल के टाइट खींच रहा है ट्रम्प, जो कि इजराइल को और इजरायली लॉबी को ये मंजूर नहीं है कि वो मनमानी चाहते हैं। जैसा उन्होंने गाजा में हमला किया, लेबनान में हमला किया, हुतियों पे हमला किया, सीरिया में तख्ता पलट दिया। अब उनका आखिरी टारगेट है ईरान, और उस पे भी वो ये सुनहरी मौका जाने नहीं देना चाहते और ईरान पे हमला करना चाहते हैं, जो कि ट्रम्प नहीं चाहता, क्योंकि ट्रम्प को पता है कि ये अगर इजराइल हमला करता है तो एग्रीमेंट तो चला जाएगा ईरान के साथ और ईरान दोबारा जवाबी हमला इसराइल पे करेगा, जिससे अमेरिका को अखाड़े में उतरना पड़ेगा, उनको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके या जो अटैक ईरान करेगा उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पिछली बार 2 बार जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग और कोई भी काम नहीं किए। सभी मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स जो है जो ईरान ने भेजा, तो काफी कुछ नुकसान हुआ इजराइल का, जिसमें अमेरिका शामिल था, इजराइल का आयरन डोम था, ये इंग्लैंड था, फ्रांस था, जर्मनी थे, सब मिलके इजराइल को बचाए। तो अगर इजराइल अब ईरान पे हमला करता है तो ईरान के पास कोई लिमिट नहीं होगा, जो भी उनके पास हथियार हैं सभी तरह के इस्तेमाल करेंगे और इजराइल को इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे कि अमेरिका इसमें उतरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हानिकारक हो गया। क्योंकि अगर अमेरिका इस इजरायली कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है तो ईरान ने साफ अल्फाजों में बताया है कि अमेरिका के जो अड्डे हैं खाड़ी देशों में, चाहे वो इराक में हो या कुवैत में, बहराइन में, कतार में, सऊदी में, इमारात में या जहीं भी हो, उसको निशाना बनाएंगे और कम से कम 55,000 अमेरिकन सोल्जर्स इन अड्डों में हैं और काफी बड़ी तादाद में गोला बारूद भी इकट्ठा किया है, जहाज हैं, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स, नेवी वगैरह सब। तो ये अमेरिकी अड्डों को ही जी। नुकसान नहीं होगा, इन खाड़ी देशों पे भी काफी असर होगा। जैसा कि कतार के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ईरान पे हमला होता है और ईरान जवाबी हमला अमेरिकी अड्डों पे करता है तो 3-4 दिन बाद हमें पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। तो ये गंभीर स्थिति उभर सकती जी। है अगर ईरान
हमला करता है तो ये सब ईरान, इलॉन मस्क और इजरायली लॉबी और जो भी कह रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं कि इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका है, उसको भी हम डिपोर्ट कर सकते हैं। और इलॉन मस्क को जो है $35 बिलियन का ऑलरेडी नुकसान हुआ है जब से ये ट्रंप के साथ झड़प हुई। जब उन्होंने कहा कि ट्रंप अगर मैं सपोर्ट नहीं करता था तो इलेक्शन हार जाते थे बोल के। तो ये जो जेफरी एल्स्टाइन का जो फाइल है वो अगेन इजराइल के हाथ में है, मोसाद के हाथ में है। और ट्रंप जो है इससे बचना चाहता है क्योंकि ट्रंप ने भी शामिल था इसमें कि कम उम्र की लड़कियों से सेक्स करना वगैरह वगैरह बोल के, बहुत ही डैमेजिंग वेल्थ है इसमें। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म करने की बात कर रहा है ट्रंप की, इलॉन मस्क के जो भी स्पेस का है और इंटरनेट का है वगैरह सब बोल के। देखिए अब कहां तक ये इनकी दोनों की जंग आगे बढ़ के चलती है। लेकिन जो बिहाइंड द छुपा रुस्तम जो है इन दोनों के बीच में इजराइल है और ज़ायनिस्ट लॉबी है, और उसको बचाने के लिए ये इजराइल और यहूदी उनका अपना दबदबा बताना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली सामने आके खुल के आके नहीं करना चाहते। जी।